तोतो चान का आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तोमोए स्कूल के सारे बच्चे तोई टापू पर गए, वहाँ समंदर की लहरों के साथ खेले और हॉट स्प्रिंग देखा, तोई गांव के लोगों के साथ मिले, उनसे बहुत कुछ सीखा और अब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। तो देखते हैं इस सेशन में और इस एपिसोड में क्या होता है। तोतो की अपने स्कूल के सभी बच्चों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि कैंप अटेंड किया, तोई तक घूमने गए, तो सब बच्चों से बात करने का, इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो उसकी अपनी क्लासमेट्स के अलावा स्कूल के जो भी बड़े बच्चे थे उनसे भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब उसको तोमोए स्कूल बहुत अच्छा लगने लगा था। तोमोए स्कूल में पढ़ाने मतलब तोमोए स्कूल अपने आप में, वहाँ की क्लासेस, वहाँ का पढ़ाने का तरीका सब कुछ बहुत अलग था। और इन सब उसमें एक क्लास थी जो बहुत ही खास थी, वो थी म्यूज़िक क्लास। म्यूज़िक क्लास में एक खास पद्धति यूज़ होती थी, उसे कहते हैं यूरिदमिक्स या हम कह सकते हैं ताल व्यायाम। अब हमारे सामने बात आती है कि ये यूरिदमिक्स क्या होता है। दरअसल 1904 में एक स्विस म्यूजिशियन थे डेल क्रूज, उन्होंने इसकी खोज की थी, यूरिदमिक्स पद्धति को बनाया था और ये बहुत ही जल्दी पूरे अमेरिका में और यूरोप में पॉपुलर हो गई थी। और अब बात आती है कि ये अमेरिका और यूरोप में जो इतनी पॉपुलर पद्धति थी वो उस ज़माने में जापान के छोटे से स्कूल में कैसे आई। तो इसकी भी एक बड़ी ही निराली सी कहानी है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। दरअसल जो हेडमास्टर साहब थे कोबायाशी सर, इन्होंने तोमोए स्कूल खोलने से पहले यूरोप विजिट किया। वो ये देखना चाहते थे कि यूरोप के बच्चे कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने वहाँ के बहुत सारे स्कूल देखे, बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट थे मतलब शिक्षाविद थे, उनसे चर्चाएं की और इन्हीं विजिट्स और चर्चाओं के दौरान वो डेल क्रूज से मिले। डेल क्रूज एक म्यूजिशियन थे और उन्होंने मतलब उनका ये मानना था कि म्यूज़िक वो निर्जीव चीज़ नहीं है जिसको यूं ही सुना जाए या जिसको सिर्फ कान से सुना जाए। वो कहते थे म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसको दिल और दिमाग दोनों से सुनना चाहिए। और उन्होंने अपने चिंतन के दौरान देखा था कि बच्चे उछलते कूदते हुए, पैर पटकते हुए धम धम चलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों की जो ये चलने का और उछलने कूदने का तरीका है, इसमें एक रिदम लाई जाए, एक लय लाई जाए। तो उन्होंने ऐसी कसरतें डेवलप की, ऐसे एक्सरसाइज डेवलप करी जिससे कि मन और शरीर में एक सिंक्रोनाइजेशन हो सके और इसे ही उन्होंने यूरिदमिक्स नाम दिया था। तोमोए के जो हमारे ये कोबायाशी सर थे, ये तोमोए शुरू करने से पहले 1 साल तक पेरिस में रहे। उन्होंने डेल क्रूज से बहुत चर्चाएं करी और उन्होंने वहाँ रहकर इस पूरी पद्धति को सीखा और फिर इसको इन्होंने सीख के अपने तोमोए में म्यूज़िक क्लासेस में यूज़ किया। तो जो इस पद्धति के लिए अगर कोई उनसे पूछता था कि हेडमास्टर साहब ये यूरिदमिक्स क्या होता है, तो वो बड़े ही आराम से जवाब देते थे कि यूरिदमिक्स है जिसमें कि मन और शरीर एक हो जाए, जहाँ पे मन और शरीर में एक रिदम आ जाए। और जब मन और शरीर में सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, रिदम आ जाता है, तो जो पूरा व्यक्तित्व है उसमें रिदम आ जाता है और ऐसा व्यक्तित्व बहुत मजबूत और बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व बनता है। और वही व्यक्तित्व होता है जो प्रकृति के नियमों के साथ चलता है। और हमारे यहाँ भी शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान को प्रकृति के नियमों के साथ चलना चाहिए। तो देखिए उस टाइम उन्होंने इस पद्धति को इस ऑब्जेक्टिव के साथ अपने स्कूल में यूज़ किया। तो इसके लिए हमारे हेडमास्टर साहब अपने तोमोए स्कूल के छोटे से सभागार के छोटे से मंच पे अपना पियानो लेके बैठ जाते, वो उसको बजाते और कहते बच्चों को कि अब तुम्हारी जैसे मर्जी है वैसे चलो, हाँ आराम से शरीर को ढीला छोड़ दो और हवा में अपने हाथ हिलाते हुए चलो, लेकिन एक शर्त है, टकराना मना है, कोई बच्चा आपस में टकराए नहीं। और वो म्यूज़िक बजाते और उसके साथ ही बच्चे हवा में हाथ हिलाते हुए, धीरे धीरे पैर घसीटते हुए चलते थे। और इसमें ये कहा जाता था कि जैसे ही म्यूज़िक की वो स्पीड बढ़े, मतलब मात्राएं बढ़े, तो उसके हिसाब से ही हाथों की जो घुमाने की स्पीड और उसका डायरेक्शन भी बदलना है। तो 2, 3, 4 मात्राओं तक तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, 5वें में थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि उसमें क्या होता था, स्पीड बढ़ जाती थी। हाथों को पहले नीचे, फिर अगल बगल में, आसपास,
फिर ऊपर की तरफ लहराना होता था। तो और जब ये 5वीं मात्रा आती थी तो उसमें दोबारा सामने की ओर भी हाथों को करना होता था। और जब 6ठी मात्रा शुरू हो जाती थी तो उसमें नीचे, अगल बगल में, आसपास में, सामने, फिर से आसपास में, फिर ऊपर की तरफ अपने हाथों को लहराना होता था। तो 6ठी स्पीड में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि भूल जाते थे, कहते थे सर रुकिए रुकिए मास्टर जी रुकिए, लेकिन नहीं, वो कहते थे नहीं तुम लोग कोशिश करो, तुम लोग कर लोगे। और बच्चे इस तरह से इस स्पीड में साथ में चलते जाते थे। तो बच्चों को दिक्कत आती थी, लेकिन उनका मानना था कि अगर उन्होंने ये वाली चीज़ को पकड़ लिया तो उनमें कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रचित्तता का विकास होगा। और यहाँ तक तो बच्चे कैसे जैसे कर लेते थे, लेकिन असली दिक्कत तब आती थी जब के मास्टर जी कहते थे सुनो बच्चों, अब मेरी म्यूज़िक की स्पीड तो बढ़ जाएगी लेकिन तुमको दूसरी मात्रा पर ही टिके रहना है। अब म्यूजिक फास्ट बज रहा है और बच्चों को उस पर धीरे धीरे चलना है, तो बच्चों को दिक्कत आती थी। और लेकिन फिर भी बच्चे कर लेते थे, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर प्रैक्टिस किया जाए तो कर लिया जाता है। और बच्चे फिर प्रैक्टिस करते करते इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि वो खुद कहते थे हेडमास्टर साहब इस तरह से बजाइए, हेडमास्टर साहब अब आपकी स्पीड ये रहेगी और हमारी स्पीड ये रहेगी। इस तरह से बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए थे। और कभी कभी उन बच्चों के मम्मी पापा भी स्कूल में आते थे, तो वो खिड़की में से देखते अपने बच्चों को इस तरह से उछलते कूदते और हवा में हाथ लहराते हुए देखते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। और हेडमास्टर जी कई बार फिर कह देते थे ठीक है अब तुम अपनी मर्जी से चलो। तो कई बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि कभी कभी तो वो आंख बंद करके हवा में हाथ हिलाते हुए चलते थे। तो आप सोचिए उनमें कितना मन और शरीर के बीच में कितना सिंक्रोनाइजेशन हो गया था, कितना उनमें सामंजस्य आ गया था। तो सर का ये मानना था, हेडमास्टर साहब का ये मानना था कि ये एकाग्रचित्तता जब आ जाती है तब बच्चे में इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, और तब बच्चे में सीखने की, अपने आसपास के वातावरण को समझने की, उसको एडॉप्ट करने की ताकत आती है। इस तरह से ये इस पद्धति को वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जो हेडमास्टर साहब थे वो उस टाइम की जो पढ़ाने की जो पद्धति थी जिसमें लिखने पे बहुत जोर दिया जाता था, उसके वो बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे कि अगर लिखने पे जोर दिया जाएगा ना तो बच्चों में जो सीखने की, अपने वातावरण को समझने की और अपने अंतर मन की आवाज़ को जो सुनने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। और जब तक हम अपने आसपास के वातावरण को नहीं सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, तब तक हम सीख नहीं सकते। अपने अंतर मन को सुनना ज़रूरी है। एक जो आपने भी देखा होगा कि न्यूटन ने कोई वो देखा था कि सेब पेड़ से नीचे गिरा, तो न्यूटन पहला आदमी तो नहीं था। इसी तरह से एक कवि हुए हैं, उनका नाम था कवि बाशो। उन्होंने लिखा है कि एक मेंढक को खामोशी में पुराने तालाब में कूदते हुए सुनिए, उस आवाज़ को सुनिए। अब बताइए, कोई बाशो पहले आदमी तो थे नहीं जिन्होंने मेंढक को तालाब में कूदते हुए देखा हो, लेकिन उन्होंने खामोशी में उस आवाज़ को सुना था। न्यूटन भी पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने सेब को गिरते हुए देखा था, लेकिन उनका उस पर ध्यान गया था। तो इस तरह से इतनी एकाग्रचित्तता का विकास बच्चे में होता है, तब जाकर बच्चे को हमें कुछ सिखाना नहीं पड़ता। बच्चा खुद आसपास के वातावरण से सीखता है, बच्चा खुद अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनकर सीखता है। कहते हैं अगर आँखें हैं लेकिन सुंदरता दिखाई नहीं दे, कान हैं लेकिन म्यूज़िक सुनाई ना दे, दिमाग है लेकिन सत्य को समझ नहीं पाए, दिल हो लेकिन वो कभी दहके ही नहीं, ये स्थिति खतरनाक है। ये कहा करते थे हमारे हेडमास्टर साहब। तो वो कहते थे बच्चों में ये सब चीज़ों की ताकत होनी चाहिए। कान हो तो म्यूज़िक सुने, आँख है तो सुंदरता को देख पाए, प्रकृति को महसूस कर पाए, सत्य को वो समझ पाए। इतना उसके अंदर उसके मन का, उसके दिमाग का विकास होना चाहिए। खैर,
इस तरह से हमारी तोतो की पढ़ाई हो रही थी और तोतो को बहुत मज़ा आता था। और ये जो हमारी तोतो थी ये बिल्कुल उछलती कूदती, कभी कभी तो नंगे पैर वो घंटों नाचती रहती थी और वो इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। तो तोतो की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अभी तक आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हम बड़े हैं, हमें बच्चों की इस तरह की एजुकेशन को समझने की कोशिश करना चाहिए, हमको बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी इस कहानी को सुनने का फ़ायदा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे की कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय, सी यू।